हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो आप सभी जानते हैं कि अभी हमारी सीरीज चल रही है डीईसीई की, जहां पे डीईसीई का हमने डीईसीई 1 कंप्लीट किया है क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो अभी जून में है, 7, 8 और 10 जून को, जो स्टूडेंट जुलाई सेशन में अपना एडमिशन लिए थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपने वो मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी उन स्टूडेंट्स से जो एनटीटी किसी और भी जगह से कर रहे हैं। तो क्या है कि कुछ जो टॉपिक्स है वो कॉमन ही होते हैं सभी जगह। तो अगर आपके लिए कोई भी यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो आप यहाँ से आप मेरे चैनल को देख के या मेरे वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आगे बढ़े तो उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते जाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आज हम स्टार्ट करेंगे डीईसी 2 जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाल स्वास्थ्य एंड पोषण या बाल स्वास्थ्य एवं पोषण। तो इसमें भी 8 ब्लॉक्स हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक नंबर 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे पोषण और स्वास्थ्य का एक परिचय। ठीक है, तो इसमें जो 8 यूनिट है, सॉरी 8 जो ब्लॉक है उसमें ढेर सारी यूनिट्स दी हुई है। तो हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा अंत तक ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। यूनिट नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन, पोषण की संकल्पनाएं जिसे हम बोलेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, जो भी हम खाना खा रहे हैं और हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज इस फॉर्म में करती है, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिसे हम बोलेंगे। फॉर्म न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें आएंगी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये जो सब हमारी बॉडी में खाने के बाद हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है और इन अलग अलग चीजों को अलग अलग काम के लिए यूटिलाइज कर रही है, ये सब न्यूट्रिएंट्स में आते हैं या न्यूट्रिशन हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, तो फूड एंड इट्स फंक्शन। अब हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? फूड से मिल रहा है। फूड और उसके फंक्शंस क्या क्या है? तो फूड का काम क्या है कि जो भी हम चीजें खा रहे हैं और उससे एक्चुअली खाने से ही हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या पोषण मिलता है। तो खाना खा के, फूड इनटेक करके हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है वो हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए यूटिलाइज करती है, उसे हम फूड बोलते हैं। फूड क्या क्या हो सकते हैं? फूड हो सकते हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक है, फूड डिपेंड करता है, देखिए कि अलग जो है ना, अर्थ अर्थ में अलग अलग बहुत सारा क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो हर क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भोजन करने के कारण उनकी बॉडी में अलग अलग भोजन से अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन या वो जो कॉमन न्यूट्रिशन जो बॉडी को मिलना चाहिए वो अलग अलग फूड कंपोनेंट से मिलते जाते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ फूड क्या है और फंक्शंस ऑफ फूड क्या देखेंगे कि फूड के फंक्शन क्या है। अभी मैंने बताया कि फूड के बहुत सारे फंक्शंस है। फूड से हमारी बॉडी में जितने भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमारी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, हमारे कभी डैमेज हो जा रही है हमारी बॉडी, कहीं से रिपेयरिंग हो रही है, हेयर ग्रोथ हो रहा है, नेल्स ग्रोथ हो रहा है, विजन पावर बढ़ रहा है, ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही है, जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज हो रही है, सबको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से मिल रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फूड के डिफरेंट फंक्शंस। जैसे हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, सोशल फंक्शंस, साइकोलॉजिकल फंक्शंस, ये हम कुछ मेजर फंक्शंस देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में क्या क्या आता है। मैंने अभी आपको बताया फिजियोलॉजिकल फंक्शंस वही हैं जो आपकी बॉडी को भागने, दौड़ने, एक्शन करने, एक्टिविटी करने में हेल्प कर रहे हैं, लिखने, बोलने, काम करने में जो भी हेल्प कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में, आपकी बॉडी को रिपेयर करने में, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपकी हड्डियां बढ़ रही हैं, तो ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आते हैं। सोशल फंक्शंस क्या है? सोशल फंक्शंस है, देखिए जब आप स्कूल में देखते हैं, हम जनरली देखते हैं कि बच्चे शेयरिंग कर करके खाना खाते, तब बच्चे क्या करते? ये सोशल सोशलॉजिकल फंक्शंस को इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप सोशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, खाना के थ्रू अपने स्कूल में देखा है बच्चे जब शेयरिंग करते हैं तो सोशलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे सोशल फंक्शन भी है फूड का। हमने देखा है हमारे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अलग अलग फेस्टिवल्स में हम अलग अलग टाइप के खाना बनाते हैं। शादी में अलग, बर्थडे पार्टी में अलग,
तो यहाँ से सोशल फंक्शंस हम देख सकते हैं किसके, फूड के। सभी त्योहारों में अलग अलग खाना बनता है, हमारे देश के अलग अलग जगह जो अलग अलग त्योहार मनाते हैं वहाँ अलग अलग टाइप के फूड फूड जो है या भोजन बनता है। तो इससे भी क्या कर सकते हैं हम, सोशल फंक्शन हो सकता है ये खाने का, है ना। और साइकोलॉजिकल फंक्शन, अब साइकोलॉजिकल फंक्शंस कैसे है, आप देखेंगे कि हम हमेशा ना कुछ पर्टिकुलर चीजों से के पर्टिकुलर भोजन से पर्टिकुलर कुछ फीलिंग से कनेक्टेड होते हैं। स्पेशली बच्चे अपनी माँ से खाने के कारण कनेक्टेड होते हैं। अगर बच्चे ने कुछ खाना है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उस समय से माँ उनका भोजन के लिए स्पेशली ध्यान रखती है कि बच्चे को क्या पसंद है या मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे बच्चे अच्छे से खाएं, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिले। तो ये भोजन प्राप्त करके ही बच्चे अपनी माँ से अटैच्ड हो जाते हैं। यह साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बच्चों को इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आप देख सकते हैं। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हम कहाँ देखते हैं, देखिए जब ना बच्चे या बड़े जब बीमार हो जाते हैं तो हम उनको स्पेशल टाइप का फूड देते हैं और तब खाने का मन भी नहीं करता है। तो हमारा साइकोलॉजी सेट रहती है कि बीमार हैं तो हमें क्या खाना देना चाहिए, बहुत पतला, तो दलिया देते हैं जनरली, है ना। हम लिक्विड वाला फूड देते हैं। या फिर हम ना कभी कभी साइकोलॉजिकल कुछ चीजों से कनेक्ट होते हैं कि अरे वो इंसिडेंट हुआ था तब ना मेरी मम्मा ने पर्टिकुलर कोई फूड बनाया था, आप उससे साइकोलॉजिकल कनेक्ट होते हैं। तो हमेशा जब ऐसा, जैसे कि बरसात होती है तो हम साइकोलॉजिकल कनेक्टेड होता है हमारा दिमाग कि बरसात चल रही है तो हमें पकोड़े खाना चाहिए, गर्मी आ गई तो हमें आइसक्रीम खाना चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकली हमारा माइंड सेट हो जाता है। तो इस प्रकार आप एक साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी देख सकते हैं किसके, फूड के। नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे शरीर में खाना के जाने के बाद जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही आती है। न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे हम, एक्शन, इंटरेक्शन, और हम देखेंगे कि बैलेंस। ठीक है, तो अब देखिए न्यूट्रिशन में मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन बहुत बहुत अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में होते हैं। तो मेजर होता है जो वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वर्ड से समझ में आ जाएगा, माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे वाले, और मैक्रो मतलब जो है बड़े, थोड़े से बड़े या ज्यादा अमाउंट में, जिनको बोलेंगे थोड़े साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वाटर। ठीक है, जो भी हम चीजें खा रहे हैं जिससे हमें फैट मिल रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन्स मिल रहे हैं आपको दाल खाने से, है ना। और वाटर तो आप जो भी पानी पी रहे हैं, ऊपर से जो भी लिक्विड कंपोनेंट्स हम लेते हैं उससे। सिर्फ पानी पीने से ही आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस नहीं होता है, हम बहुत सारे फूड मटेरियल्स भी खाते हैं या बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह से भी हमें हमारे बॉडी के जो वाटर की जो बैलेंस होता है पानी, वो उनसे भी होता है। ठीक है, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, इनमें आता है विटामिन एंड मिनरल्स। मिनरल्स में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है जिनकी हमारे बहुत कम कम अमाउंट में बॉडी को आवश्यकता होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, ठीक है, ये सब हमारी बॉडी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी जरूरत हमारी बॉडी को होती है, पर वर्ड समझ में ना, माइक्रो मतलब बहुत थोड़ा कम मात्रा में होती है, लेकिन मैक्रो मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। एक्शन, हेल्प करना, काम करने में हमारी बॉडी को बहुत सारे अलग अलग रोल प्ले करने में क्या करते हैं, एक्शन का यही काम है ना। फैट, अगर हमारी बॉडी में फैट ना हो तो देख देख सकते हैं, फैट हमारी बॉडी को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, गर्मी में अलग और ठंड में अलग। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो हमारी बॉडी को वो रिपेयर करने का काम करता है, बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है। प्रोटीन का काम है जब आपके सेल डैमेज हो जाते हैं तब रिपेयर करना। कैल्शियम का काम है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना। आयरन का काम है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाना, जो हमारे ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में पूरा कैरी करता है, और ऑक्सीजन ही है जो हमारी बॉडी में पूरी एनर्जी को कैरी करता है ब्लड के फॉर्म में। ठीक है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो बैलेंस डाइट ना है ऐसा तो हो नहीं सकता। तो व्हाट इज बैलेंस डाइट, तो बहुत सारे लोगों को बैलेंस डाइट मतलब भरपेट खाना खाना वो बैलेंस डाइट होता है। नहीं, भरपेट खाना खाना मतलब बैलेंस डाइट नहीं होता। बैलेंस डाइट का मतलब है कि ऐसा भोजन इंटेक करना, ऐसा फूड इंटेक करना जिसमें प्रॉपर अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतना फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीजें एक प्रॉपर अमाउंट में हो। हर उम्र के बच्चे, हर उम्र का वयस्क को, और मेल और फीमेल, इन सभी को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जब हम अलग अलग
फूड आइटम्स खाते हैं तो हमें हमारी बॉडी को सारे ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो बैलेंस डाइट वो कहलाएगा जब एक पर्टिकुलर बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है उन सबसे फुलफिल वाले हम डाइट ले रहे हैं, वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। इसमें सारी ही चीजें बैलेंस फॉर्म में हो। हैंडलिंग ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। अब हैंडल कैसे करती है हमारी बॉडी, आप सब जानते हैं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं जिसको हम बोलते हैं इनटेक, और अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो हम बोलते हैं इजेशन। जैसे ही आप खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, 4 टाइप ऑफ टीथ हमारी बॉडी में होते हैं। किसी का काम चबाना, किसी का काम खींचना, किसी का काम काटना होता है, और जीभ का काम होता है, हमारी टंग का काम होता है। अलग अलग टेस्ट होते हैं, उनको वो सेंस करती है, और अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम भोजन को खाते हैं। उसके बाद वहां पे स्लाइवा होता है। हमारा जो भोजन का डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ के बाद हमारे जो इजोफेगस से लेके जो स्टमक तक हमारा खाना जाता है, वहां अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे भोजन के साथ मिलते जाते हैं, जो फैट का डाइजेशन अलग करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का अलग, प्रोटीन का अलग और मिनरल्स का अलग। इसके बाद हमारा जो भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे मेजर एब्जॉर्प्शन होते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स के। उसके बाद हमारा जो भोजन है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे अब एक और बार वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट भोजन है वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रिएशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ऐसे ही हमारी किडनी भी वर्क करती है। किडनी का काम भी है एक्सक्रिएशन। वो हमारी बॉडी से वाटर के फॉर्म में या जिससे हम यूरिन के फॉर्म में बॉडी से यूरिया या जो भी ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं है या हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में है, उनको हमारी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि न्यूट्रिएंट्स में आपका वाटर का इंटेक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ द ईटिंग, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग फंक्शंस में जब हम जाते हैं तो सोशल इंटरेक्शंस होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ जब साथ में खाना सीखते हैं, स्पेशली शेयर क्यों करते हैं पता है बच्चे खाना, ताकि उनके फ्रेंडशिप हो, है ना। और क्या सीखते हैं पता है बच्चे, अपने दोस्तों का खाना बच्चों को क्यों पसंद आता है पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स का भोजन खाना पसंद करूंगा तो हमारे बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लगेगी। ये एक सोशल इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हमारे समाज में भी होता है। हम आसपास के अलग अलग सोशल कल्चरल के लोगों के साथ रहना और उनका खान पान सीखते हैं, इससे हमारे रिलेशन अच्छे स्ट्रांग होते हैं। यही हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारे इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रांग पॉइंट है कि हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले लोग हर फेस्टिवल्स मनाते हैं और इंक्लूड होते हैं, ताकि हमारे रिलेशन सोशल रिलेशन बहुत अच्छे हों। तो ये सारी चीजें भी हम फूड से, हमारे फूड के कल्चर रिलेशन से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स। इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स क्या हो सकते हैं, देखिए इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी डिपेंड करती है कि कोई व्यक्ति कैसे आर्थिक स्थिति से बिलोंग कर रहा है, कोई बच्चा किस आर्थिक परिवेश में रह रहा है। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो शायद सारे न्यूट्रिएंट्स वाले फूड उनको मिल पाए, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो वो उतने सारे न्यूट्रिएंट्स वाले फूड ना खा पाए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, वो खरीद नहीं सकते, उनके पास उतना पैसा नहीं है। दूसरी बात की अवेलेबिलिटी, कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं क्या वो सारी न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें पर्टिकुलर फैमिली को या लोगों को मिल पा रहा है जो उनको बॉडी को आवश्यकता है। तो ये एक और फैक्ट है। इसलिए गवर्नमेंट ने देखा होगा आपने कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत, जिसको हम बोल सकते हैं द राइट ऑफ द फूड एक्ट, इसमें गवर्नमेंट ने हर एक फैमिली को फिक्स अमाउंट में पर पर्सन जो भोजन है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो बहुत निम्न स्तर की जिनकी आर्थिक स्थिति है उनको। आपकी बुक में दिया हुआ है 35 केजी पर हाउस होल्ड और पर मंथ दिया जाता है, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें मिल पाए। इसमें चावल, गेहूं, चना या प्रोटीन वाले जो भी आइटम्स आते हैं वो भी दिए जाते हैं, ताकि वो लोग जो एक निम्न स्तर का अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको भी न्यूट्रिशंस वाले फूड मिल सके। और इसी प्रकार क्या है कि एक और योजनाएं चलाएगी, जिससे हम बोलेंगे कुछ योजनाएं, जैसे आंगनवाड़ी में भी महिलाओं को जो स्तनपान करा रही हैं, जो गर्भवती जो छोटे बच्चे हैं, उनको पोषण आहार दिया जाता है ताकि उनमें कोई न्यूट्रिशन की कमी ना हो। दूसरा, आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे इंडिया के स्टेट्स में मिड डे मील चलाया जाता है, जो दो पर्पज सॉल्व करते हैं। एक तो
कि खाने की समस्या से जो जूझ रहे हैं बच्चे, उनको भरपेट खाना मिल जाता है एक टाइम। दूसरा कि बच्चे खाने के प्रलोभन के कारण स्कूल आते हैं, जिससे कि बच्चों का स्कूल आने का स्तर बढ़ रहा है, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। तो क्योंकि खाना ना होने के कारण, पोषण आहार ना मिलने के कारण बच्चे काम करने जाते थे, लेकिन अब खाना मिलने के कारण बच्चे स्कूल आ रहे हैं काम पे ना जाके, कि खाना भी मिल रहा है बच्चों को और उनकी शिक्षण की व्यवस्था भी हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पहल हमारे इंडिया में किया गया है, जो फूड से रिलेटेड ही है। फिर हम देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आप सभी जानते हैं कि हेल्थ और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इंटर रिलेशन है। जितने न्यूट्रिशन चीज हमारी बॉडी में रहेंगे, मानसिक, शारीरिक, भौतिक, इन सभी रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम अपने परिवार का देख रेख कर सकते हैं। जिस काम को हम कर रहे हैं वहां हम फिट रहेंगे। और ये अगर हम बड़े पैमाने पे बात करें तो हम अपने देश के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे अगर हम हेल्दी हैं तो। इंटरेक्शंस बिटवीन मेल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। देखिए, मेल न्यूट्रिशन के बारे में, या जिसे हम कुपोषण बोलते हैं, विशेष ध्यान दिया गया है हमारे देश में और बहुत सारे विशेष देशों में, क्योंकि वो लोग जिनके पास बहुत सारा या न्यूट्रिशन वाले फूड नहीं मिल पाते, उनके बच्चे बचपन में ही कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और बड़े होके उनकी बॉडी में उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता या उनकी बॉडी ग्रो ही नहीं कर पाती। ऐसे में हमारे देश के विकास को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए इस चीज पे बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है सरकार की तरफ से कि कुपोषण को रोका जाए। तो इसीलिए जो मैंने आपको ऊपर योजनाएं बताई, मिड डे मील या आंगनवाड़ी में पोषण आहार दिया जाना, या फैमिली को आहार देना, या गर्भवती महिलाओं को अलग से आहार प्रोवाइड करना, या कुछ राशि राशि देना जिससे उनको पोषण आहार मिल सके, वो अपने पसंदीदा चीजें खा सकें। क्योंकि अगर बॉडी में मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, किसी पोषण की कमी हो जाती है, तो उनकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। स्किन डैमेज होने लगती है, इफेक्ट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन, स्किन डैमेज होने लगती है, म्यूकस मेम्ब्रेन खराब होने लगती है बच्चों की, वार्म इन्फेक्शन बॉडी में हो जाते हैं, अलग अलग वॉर्म्स बॉडी में आ जाते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक हो जाने से क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। जब एक बीमारी आती है तो उसको रोकने में हमारी बॉडी की इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती है, उस बच्चे की बॉडी में इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती कि उस बीमारी से वो लड़ सके। और ऐसे में बच्चा धीरे धीरे कमजोर होकर कई बार बच्चों की इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि डेथ हो जाती है। इसलिए न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान दी सरकार ने। और हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ द इन्फेक्शन एंड ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस। क्या करें कि रिड्यूस फूड इंटेक। क्या होता है, कभी कभी जब बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं या इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है, तो खाना खाना कम कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एब्जॉर्प्शन से नहीं हो पाता न्यूट्रिशन का। अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, आप कितने भी न्यूट्रिशन वाली चीजें दे दीजिए, बॉडी उनके लिए उनके साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएगी और बॉडी में सारा न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए बिगिनिंग से ही, जब बच्चा माँ की कोख में होता है, तब से ही माँ की न्यूट्रिशन का ध्यान देना न केवल परिवार का अपितु देश का भी जिम्मेदारी है कि इन पे ध्यान दिया जाए। इसीलिए सरकार, अभी आप देख सकते हैं कि नई नई योजनाओं के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं या फीडिंग कराने वाली जो वुमेन्स हैं, उनके लिए या 0 ईयर से 6 ईयर तक के बच्चों के लिए स्पेशली न्यूट्रिशन पे वर्क कर रही है और हमारे देश में ये चल भी रहा है ना। लॉस ऑफ प्रोटीन, जब बहुत ज्यादा बॉडी इन्फेक्शन से भर जाती है तो प्रोटीन का लॉस हो जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन का लॉस होता है, बट हड्डियां नहीं बढ़ पाती, बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये सारी चीजें बॉडी में हो जाती है। इसीलिए न्यूट्रिशन और पोषण का एक बहुत बड़ा रिलेशन है बच्चों के पोषण में या बच्चों के ग्रोथ में। तो ये हमारे जो DCE है, DC2 का जो ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर के यूनिट नंबर 1 में दिया हुआ है। अभी हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4 इसी ब्लॉक में। तो चलिए फिर हम इस यूनिट को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 2। यूनिट 2, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। इसको हम हिंदी में बोलेंगे स्वास्थ्य की संकल्पनाएं। इसमें हेल्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में पूरे यूनिट में दिया हुआ है, जैसे हेल्थ की परिभाषा या डेफिनेशन, किस किस प्रोस्पेक्टिव से हेल्थ को कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिफाइन किया गया है, वो सब देखेंगे हम। हेल्थ के डायमेंशन कौन कौन से हैं, जो डिटर्मिनेशन है हेल्थ को, वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को इफेक्ट पहुंचाते हैं, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करें या हम हेल्दी पर्सन की बात करें, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डेफिनेशन दी हुई या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें
तो लोग उसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे अगर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हम देखें तो लोगों का कहना ये है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से कि कोई व्यक्ति अगर फ्री ऑफ डिसीज है तो ही शुड बी कंसिडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन, बट इट इज नॉट ट्रू। वो हेल्दी पर्सन नहीं कहलाएगा व्यक्ति जो जिसको सिर्फ बीमारियां ना हो, नहीं, ये एक सही परिभाषा नहीं है। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जैसे कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगर कोई व्यक्ति इकोलॉजिकल चीजों को सेव कर रहा है या इकोलॉजी जो हमारे इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, फॉरेस्ट बचा रहा है, तो वो क्या है उसको कंसिडर करते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से वो हेल्दी है। बट ये भी सही नहीं है, ये डेफिनेशन भी बिल्कुल सही नहीं है। फिर अगर हम देखें साइको सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसे हम बोले इकोनॉमिकल, अगर कोई किसी के पास अच्छा पैसा है तो वो हेल्दी है, कोई अच्छे से बात कर रहा है, किसी की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है तो वो हेल्दी है। तो किसी एक टर्मोलॉजी से लेकर हम किसी व्यक्ति को हेल्दी कंसीडर नहीं कर सकते। तो क्या है फिर डेफिनेशन हेल्दी की या हेल्थ की? तो WHO ने हेल्थी होने का या हेल्थ की या हेल्दी पर्सन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है। वो ये है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ concept in which complete physical, mental, social well-being, जहां पे कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है उसे ही हम बोलेंगे हेल्दी पर्सन या स्वस्थ व्यक्ति हम बोल सकते हैं या बोलेंगे। यही एक सही डेफिनेशन है जो WHO के द्वारा दी गई है। डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ, या जो स्वास्थ्य है उसके अलग अलग आयाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम हेल्दी पर्सन कैसे कंसिडर करते हैं, कोई व्यक्ति फिजिकल, मेंटल या सोशली फिट है, ठीक है, तो वो कहलाएगा हेल्दी, ये डेफिनेशन से। तो वन बाय वन हम पॉइंट को देखेंगे जो डायमेंशन जैसे कि फिजिकल, मेंटल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल और सोशल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये डायमेंशन हैं किसी हेल्दी पर्सन के होने के। तो इसको वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। लाइक फिजिकल मतलब अपीयरेंस बॉडी की, कि वो कैसा दिख रहा है, जैसे कि बाल अच्छे हो, नेल्स अच्छे हो, उसकी बॉडी शाइन कर रही हो, उसके बोन्स अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, उसके मसल्स अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, प्रॉपर हाइट है उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉपर हेल्थ है उसके एज के अकॉर्डिंग, हेल्थ इन द सेंस उसका वेट प्रॉपर है, उसकी स्किन का टोन अच्छा है, ठीक है, उसकी आंखें चमकदार है, उसकी साउंड की स्पीच बहुत अच्छी है, उसकी मसल्स बहुत अच्छी, ये फिजिकल अपीयरेंसेस है, ये फिजिकल इंटीरियर जो ऑर्गन्स है ये फिट है, तो इनको हम बोलेंगे फिजिकल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन जो हेल्थ का जो डायमेंशन है मेंटल, वो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है, तो वो हम उसको डिसाइड करेंगे कि ये क्या है, मेंटली फिट है। मेंटली फिट मतलब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी हो, कहीं जा रहा है तो किसी सिचुएशन में फंस जाने पर वो सही डिसीजन ले पा रहा है कि नहीं, सही गलत की पहचान है कि नहीं, इमोशनली वो फिट है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स किसी व्यक्ति के मेंटल फिट होने के लिए मेंटल फिट होने को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाइए सोशल। सोशल मतलब कि सामाजिक रूप से कोई फिट है कि नहीं, लोगों के साथ इंटरेक्शन सही हो रहा है कि नहीं, समाज के साथ उसका बोलचाल करने का तरीका, रहन सहन का तरीका, इंटरेक्शन अपने परिवार के लोगों के साथ उसकी बातचीत करना, देख रेख करना, ध्यान रखना कि समाज के जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए उनको फॉलो करना, ये सारी अगर चीजें कोई कर रहा है, समाज के साथ उनका इंटरेक्शन अच्छा है, सोशल वर्क कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, आसपास की चीजों का ध्यान रखना है, अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहा है, तो ये सारे सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो WHO ने ये तीनों चीजों में जो फिट है उसको ही कहा है कि वो हेल्दी है, ठीक है। बट कुछ और डायमेंशंस भी हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति को हेल्दी कंसिडर करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल डायमेंशंस। इसमें स्पिरिचुअल में आएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें अगर एक सृष्टि में, इस संसार में जन्म लेकर अगर हम आए हैं तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम जन्म लिए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें कौन कौन से अच्छे काम करना है। ये स्पिरिचुअल, आपने देखा है कि बहुत सारे अभी स्पिरिचुअल चीजों को बहुत ज्यादा इनहेंस किया गया है इंटरनेट में और सब बहुत जगहों पे, ताकि लोग स्पिरिचुअल में फिट हों, ठीक है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, सिद्धांत क्या है हमारे जीवन के, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग रिलीजियंस में अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं,
तो वो उनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, और स्पिरिचुअल से भी, स्पिरिचुअली अगर हम फिट हैं तो वो भी हम उसको भी हम हेल्दी पर्सन में कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल के बाद आता है एक वोकेशनल डायमेंशन, यानी किसी भी ओकेशनल को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। सपोज एक व्यक्ति है, एक वुमन है, वो जॉब करती है, अचानक से उसकी जॉब छूट जाती है, तो देखिए वो उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी सोशल हेल्थ, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सब पर असर पड़ता है इस एक डिसीजन से, इस एक इफेक्ट से। तो ये इफेक्ट भी, ओकेशनल जो डायमेंशन है, ये भी एक सोशल, एक सोशल नहीं, एक हेल्दी पर्सन को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, यानी हेल्थ की डेफिनेशन को इफेक्ट पहुंचा सकता है। इट मीन्स व्हाट, कि एक वोकेशनल डायमेंशन भी है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी होने के लिए। तो ऐसे 4 से 5 फैक्टर्स हैं जो हेल्थ की डेफिनेशन या हेल्दी की डेफिनेशन हमें, या हेल्दी के डायमेंशन हो सकते हैं, जिनको हम ध्यान में रख के हेल्थ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं या हेल्दी होने को डिफाइन कर सकते हैं। एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है आपकी बुक में, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो वहां पे स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ में ये बताया गया कि हमेशा कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये जरूरी नहीं है। और स्वस्थ मतलब कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, ओकेशनल, स्पिरिचुअल हेल्दी हो जरूरी नहीं है। उतार चढ़ाव जिंदगी में एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में आते रहते हैं, तो इसको ही स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ कहा गया है, जिसमें पॉजिटिव हेल्थ हो सकती है, फिर बेटर हेल्थ हो सकती है, फिर कभी कभी फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, ठीक है, कभी कभी अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता और हमारे अंदर कुछ बीमारियां हो जाती हैं, वो माइल्ड सिकनेस, बहुत हल्की सी बीमारियां हैं हमारे शरीर के अंदर, सीवियर सिकनेस, कुछ है बहुत सीरियस बीमारियां हो जा रही हैं। तो ये सारी चीजें भी एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है हमारी बुक में, उसमें इसके बारे में दिया हुआ है। स्पेक्ट्रम आप समझ पा रहे हैं कि ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में चल रही है लेकिन हमको इमीडिएटली उनके बारे में पता नहीं चल पाता है, और ये भी हेल्थ को हमारी इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो जीवन काल में ये सारी चीजें जिंदगी में आते रहती हैं, आ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जीवन काल में कोई व्यक्ति पूरे जीवन काल में स्वस्थ रहे। तो ये सारी चीजें स्पेक्ट्रम के थ्रू समझाया गया है, ठीक है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द हेल्थ, हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 मेजर फैक्टर्स आर देयर इन आवर बुक। द फर्स्ट इज हेरिडिटी, अनुवांशिकता, और सेकेंड इज आवर इन्वायरमेंट। हम बिगिनिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाने वाले 2 फैक्टर है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सॉरी इन्वायरमेंट। तो वैसे ही डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए 2 फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड अनदर मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट। हेरिडिटी कैसे, अनुवांशिकता जो हमें हमारे पूर्वज से मिलती है, जनरली हमारे पेरेंट्स से मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे अनहेल्दी भी होते हैं, या बहुत सारी ऐसी हेल्दी चीजें भी होती हैं हमारे किसी व्यक्ति के शरीर में, जो उसको उसके पेरेंट्स से हेरिडिटी के फॉर्म में मिलता है। हेरिडिटी मतलब क्या, ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स जो हमें हमारे माँ बाप से मिले हुए हैं। कभी कभी कुछ बीमारियां जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे एक एक्वायर्ड डिसीज होती है और एक होती है क्रोनिक डिसीज। तो क्रोनिक डिसीज वे होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहती हैं, जैसे अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, किसी किसी को कुछ सिंड्रोम्स हो सकते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो हेरिडिटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है किसी भी व्यक्ति या किसी बच्चे का हेल्दी या अनहेल्दी होने का। सेकेंड मेजर फैक्टर इज अवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक है सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, जो लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं जिसको हम, कि जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हम कैसे घर में रह रहे हैं, हम कैसे परिवेश में रह रहे हैं, ये हमारी हेल्थ को बहुत इफेक्ट पहुंचाता है। सपोज कोई व्यक्ति है बहुत गंदे जगह में रह रहा है, कोई बच्चा बहुत गंदे जगह पे रह रहा है जहाँ बहुत ज्यादा गंदगी है या जहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो उसकी हेल्थ को उसका इन्वायरमेंट इफेक्ट पहुंचाएगा ही, ठीक है। हो सकता है कि कोई बच्चा माइनिंग एरिया में रह रहा है, वहां उसको छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं कह सकते, माइक्रो कंपोनेंट्स उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं बाय द एयर, बाय द सॉइल। तो ऐसे में उसको अलग अलग बीमारियां हो सकती है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं जो उसकी हेल्थ को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। दूसरा कि हेल्थ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं
यानी हमारी सोसाइटी जो है, हमारा जो परिवेश है या जिस हम समाज में रह रहे हैं, जिस गवर्नमेंट के अंतर्गत हम रह रहे हैं, वहां गवर्नमेंट से कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो रही है, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, कि हेल्थ से रिलेटेड सर्वे हो रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर चेकअप हो रहा है कि नहीं लोगों का, आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं, ये भी हमारे एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। इसलिए बिगिनिंग से जो बच्चों के आपने देखा है कि ध्यान दिया जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 0 से 6 साल तक के बच्चे, उनके पोषण, उनके आहार, तो ये सर्विसेज है किसी गांव में, किसी शहर में, किसी सिटी में, ये सर्विसेज हैं कि नहीं। अगर ये प्रॉपर हैं तो वहां का हेल्थ बहुत अच्छा होगा। ये हमने कोरोना के टाइम देखा है कि वो देश जहाँ पे बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज थी, वहां पे कोरोना का असर बहुत कम हुआ, या होने के बावजूद भी उससे रिकवरी जल्दी हो गई। लेकिन जहां पे हेल्थ या सर्विसेज गवर्नमेंट के थ्रू बहुत कम थी, वहां पे इसका असर बहुत ही डरावना था, जो हम सबने देखा है। तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड हेल्थ फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में गुड हेल्थ का क्या महत्व, में बिगिनिंग से बताते आ रही हूँ। जो प्रीवियस हमने यूनिट में पढ़ा है, प्रीवियस जो हमने डीसी 1 में भी पढ़ा है, कि आज के बच्चे अगर हेल्दी होते हैं तो कल हमारे देश के हित में वो बहुत सारे कार्य करेंगे। इसीलिए बिगिनिंग से जो बच्चों के हेल्थ है उसमें सरकार भी ध्यान देती है, इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन या परिवार के लोगों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर माँ की कोख में बच्चा हेल्दी होगा तो उसका जन्म भी हेल्दी तरीके से होगा और उसका वयस्क होते तक या बुढ़ापे तक वो हेल्दी रहेगा, ताकि वो देश के विकास में है हित में अलग अलग कार्य करेगा। इसीलिए बिगिनिंग से ही माँ की कोख से माँ का टीकाकरण, बच्चे के हेल्थ के लिए टीकाकरण, माँ का पोषण, गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले हितग्राही राशि, इस सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। और डिलीवरी के टाइम ध्यान दिया जाता है, कौन कौन सा टीकाकरण होना है, कहाँ कहाँ डिलीवरी होना है, सारी सुविधाएं महिलाओं को। उसके बाद स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अलग अलग पोषण टीकाकरण, जन्म लेने के बाद बच्चों की टीकाकरण, उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा या स्वास्थ्य सेवी संस्थाएं उनके द्वारा, ताकि बच्चे हेल्दी हों। और हेल्दी मतलब कि मैंने आपको बताया फिजिकल, मेंटल, सोशल हर तरीके से हेल्दी हो, ताकि देश के विकास में उनका सहयोग आगे तक बना रहे। तो ये हमारा था यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ। तो यहाँ देखेंगे कि हेल्थ को इंडिकेट कैसे करेंगे, कि हेल्थ, कोई कंट्री या कोई पर्सन हेल्दी है उसको हमें पता कैसे चलेगा। तो ये इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ कैसे पता करेंगे हम, देखिए, मृत्यु दर, जन्म दर, डिसेबिलिटीज, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रेट्स, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, ये सारे अलग अलग इंडिकेटर्स हैं हमारे बुक में दिए हैं। इससे हम हेल्थ को इंडिकेट कर सकते हैं या हेल्दी किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का हेल्थ सर्वे कर कैसे पता चलेगा कि हेल्थ का वहां पे क्राइटेरिया कैसा है। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जिससे हम पता करेंगे कि वहां की हेल्थ की कंडीशन कैसी है, वहां के लोगों का हेल्थ कैसा है। तो सबसे फर्स्ट जो है मृत्यु दर, जिसको हम बोलते हैं मोर्टालिटी इंडिकेटर। देखिए, मोर्टालिटी मतलब कि हम बात करेंगे मोर्टालिटी में कि मृत्यु दर, हम लगातार देखते आ रहे हैं कि हमारे देश में, ना केवल हमारे देश में, विश्व स्तर पर इतने सारे इतना विकास हो गया है कि अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि मृत्यु का दर कम हो गया है। क्यों? आपने देखा होगा, सुना होगा कि पहले ऐसे बड़ी बड़ी महामारियां आती थी कि गांव के गांव पूरे गांव के पूरे गांव के लोग मर जाया करते थे। तो ऐसी बीमारियां, ऐसी महामारी आया करती थी, जैसे अभी बीच में आया था पेंडेमिक हमारा कोरोना। लेकिन हम इतनी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी की, कुछ जगहों पे इसका असर तो बहुत ही विकराल था, लेकिन फिर भी इससे लड़के आज हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेटर है हेल्थ को इंडिकेट करने के लिए। दूसरा मोर्बिडिटी, यानी कि जन्म दर जिसको बोलेंगे मोर्बिडिटी। तो मोर्बिडिटी को यानी जन्म दर को हम कैसे देखेंगे, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, अभी भी हमारे यहाँ मोर्बिडिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो विश्व की अब शायद सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो गई है। तो इससे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं कि किसी कंट्री की हेल्थ कैसी है, वहां के लोगों की हेल्थ कैसी होगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए
या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 0 से 6 ईयर के बच्चों के लिए इतने सारे कार्य हो रहे हैं, जिससे कि जन्म दर में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। ये भी इंडिकेट करता है किसी कंट्री के हेल्दी होने का। डिसेबिलिटीज रेट, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि डिसेबिलिटीज के ऊपर भी बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि हम जन्म के पहले से ही इतने सारे टीकाकरण वैक्सीनेशन हो रहे हैं महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं या प्रेगनेंसी के, तो डिसेबिलिटीज भी धीरे धीरे हमारी कंट्रीज में कम हो गई है। डिसेबिलिटीज अगर जिस कंट्री में ज्यादा है, तो हम इंडिकेट कर सकते हैं उससे कि वहां की ग्रोथ कम होगी, क्योंकि डिसेबल्ड लोग ज्यादा होंगे तो वहां ग्रोथ, वहां उस वो देश तरक्की कम ही कर पाएगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, कि न्यूट्रिशन कैसे दे रहे हैं लोगों को, वो कंट्री में, उस कंट्री के लोग कैसा खाना खा रहे हैं, क्या उनके भोजन में सारे न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं, सारे पोषण तत्व हैं कि नहीं, सारा पोषक आहार मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें भी हम यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, अब लोग सामाजिक रूप से कैसे रह रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, ये भी इंडिकेट करता है किसी भी देश की हेल्थ व्यवस्था को। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो क्लीन है कि नहीं, वहाँ कैसा परिवेश है उनका, ये भी उसकी हेल्थ को इंडिकेट करता है कि प्रकृति की हेल्थ कैसी होगी। इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब लाइफ स्टाइल किसी व्यक्ति का कैसा है वो भी उसकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, या हम उसके हेल्थ के बारे में इंडिकेट कर सकते हैं, या इंडिकेट करती है उसकी लाइफ स्टाइल कि उसकी हेल्थ कैसी होगी। किसी की लाइफ स्टाइल, अगर कोई बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल जी रहा है, हमेशा खुश रहता है, बैलेंस डाइट लेता है, सफिशियंट उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो सफिशियंट न्यूट्रिशन वाली फूड्स ले सकता है, तो वहां पे हम ये इंडिकेट करेगा कि वो डेफिनेटली उसकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ पॉलिसीज इंडिकेटर, ठीक है, किस देश में हेल्थ को लेके कौन कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं, यहाँ भी, इससे भी हेल्थ को इंडिकेट कर सकते हैं कि उस कंट्री की हेल्थ, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की हेल्थ कैसी होगी। सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस, मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल कंडीशंस से भी बहुत फर्क पड़ता है कि किसी देश की या किसी व्यक्ति की हेल्थ कैसी होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो इंडिकेट करते हैं हेल्थ को। इस पूरी यूनिट में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में कि कौन कौन से इंडिकेटर्स से हेल्थ से रिलेटेड। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हम पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि मृत्यु दर वैसे ही जन्म दर। अब हम पढ़ेंगे कि मृत्यु दर और जन्म दर को हम अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए पहले के टाइम पे ना इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो मृत्यु दर जिसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोगों की बहुत कम कम उम्र में मृत्यु हो जाती थी, या बीमारी से बहुत ज्यादा मृत्यु हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे शताब्दी बढ़ती गई, तो हम देख रहे हैं कि आज ऐसा समय आ गया है कि मृत्यु दर बीमारियों से कम हो गया है। हाँ, अदर और फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अर्लियर टाइम से देखें अब, तो मृत्यु दर में बहुत ज्यादा कमी आई है। पॉपुलेशन बढ़ने का ये भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि मृत्यु दर में कमी आ गई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चीजें हमने देखी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया है, मृत्यु दर कम हो गया है। जो इन्फेंट मोर्टेबिलिटी रेट है वो भी धीरे धीरे कम हो गया है ना, जो बच्चे जन्म लेते हैं, पहले के टाइम पे इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो जन्म लेते ही बच्चों की कई मृत्यु हो जाती थी। और पहले के टाइम पे क्या होता था, अंडर 5 जो ईयर के बच्चे होते थे, उनकी डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी, पोषण आहार की कमी, रहन सहन की कमी, उनको अच्छा पोषण नहीं मिल पाता था, तो ये भी एक क्या होता था, मृत्यु का कारण हो जाता था। मैटरनल मैटेबिलिटी, इसमें क्या देखा हमने कि मतलब मृत्यु दर, मैटरनिटी टाइम पे भी महिलाओं के साथ क्या होता था, महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी जब बच्चों को जन्म देती थी, या बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, उतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज सभी तरफ मेडिकल फैसिलिटीज है, गाँव शहरों में, तो ये सारी चीजें हो जाने से मृत्यु दर में कमी आई है। डिसीज फ्री चीजें हो गई हैं, इतना काम किया गया है बीमारियों को लेकर कि बीमारियों से अब लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी शरीर में बढ़ गई है, साथ ही साथ कि बहुत सारी मेडिसिन, अब बहुत सारी फैसिलिटीज इतनी आ गई है कि मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आ गई है। लाइफ लाइफ लोगों के जीने का जो तरीका है वो बदल गया है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लाइफ सब जीने लगे हैं, चाहे कोई बहुत इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी कम भी है, लेकिन आजकल लोग अच्छे से जीना, अच्छे से खाना पसंद करते हैं, तो ये भी एक कारण है कि लोगों का मृत्यु दर धीरे धीरे हमारे देश में कम होती गई है। मोर्बिडिटी जिसको हम बोलेंगे जन्म दर, ये बढ़ गया है, या ये बैलेंस हो गया, ये अच्छा हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो गया है
कि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई है कि बच्चे के जन्म लेने से पहले से जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब से इस पे काम किया जाता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन वाली चीज दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, आयरन कैल्शियम के टेबलेट्स आप जानते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज इतनी सारी हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी होती है। उसके बाद जब वो बच्चे को जन्म दे देती है तब गवर्नमेंट के इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं कि बच्चे हेल्दी रहें, उनकी माँ हेल्दी रहे। फीडिंग के दौरान जब कोई फीडिंग मदर है तो उसकी हेल्थ के लिए स्पेशली अच्छे काम किए जा रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन वाली चीजें, उनको मेडिसिन, उनके वैक्सीनेशन। तो इससे क्या हो रहा है, जन्म दर तो बढ़ा है, साथ में क्वालिटी बढ़ी है इसकी। ठीक है, डिसेबिलिटीज रेट धीरे धीरे कम हो गए हैं क्योंकि अब बच्चों को इतने अच्छे वैक्सीनेशन होने लगे हैं कि डिसेबिलिटीज कम हो गई है, बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं और पूरे जीवन काल में स्वस्थ रहते हैं। पोलियो ड्रॉप, डीपीटी, जी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वैक्सीनेशन बच्चों को होते हैं जिससे बच्चों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे उनको अलग अलग बीमारियां नहीं होती हैं और स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। उनके न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हेल्थ केयर डिलीवरीज जो हमारे देश के अलग अलग जगहों पर पहुंचाई जा रही है, गांव गांव तक, ये एक हमारे जो जन्म दर है इसको बैलेंस किया है। ठीक है, और सोशल और मेंटल हेल्थ पे भी विशेष ध्यान दिया गया है। जगह जगह पर सेमिनार्स होते हैं, लोगों को मेंटली सोशली अवेयर किया जाता है उनकी हेल्थ के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या है हमारे देश में कि हेल्थ को इंडिकेट करने के मेजर कंपोनेंट्स कह सकते हैं या मेजर इंडिकेटर्स कह सकते हैं, जो हमारे देश की हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पर्टिकुलर देश या हमारा देश या कोई भी कंट्री हो सकती है या कोई भी गांव या कोई भी शहर या कोई परिवार उसकी हेल्थ को इंडिकेट करती हैं, ये सारे फैक्टर्स। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे हेल्थ सिचुएशन इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या हेल्थ सिचुएशन है, डेमोग्राफिकल एक प्रोफाइल है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, डेमोग्राफिकल जो प्रोफाइल है उसमें हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल हम हमारा कहना ये है रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। बट हो सकता है अभी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तब तक हमारे देश सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो जाए। तो ये एक सिचुएशन है हमारे देश की। सेकंड है कि डेथ रेट धीरे धीरे कम हो गए हैं, बर्थ रेट बढ़ते जा रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि 0 से लेके जो 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं वो वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा इंडिया में है। इंडिया में इसीलिए इनिशियल स्टेज लाइक जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब से लेके बच्चों के 6 साल के होते तक स्पेशली विशेष ध्यान दिया जाता है उनकी न्यूट्रिशन पर, उनकी इम्यूनिटी पर, उनकी हेल्थ पर, ताकि बच्चे अच्छे से ग्रो करें। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है, 0 से 14 ईयर के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। यही आगे हमारे देश के विकास पे सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करेंगे। तो इसीलिए इनके लिए किन किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है गवर्नमेंट, और ध्यान देना चाहिए या दे रही है, वो है हेल्थ, उनका न्यूट्रिशन और एजुकेशन। इससे हम बच्चों को या हमारी कंट्री को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो है मोर्टेबिलिटी प्रोफाइल, जो मैंने अभी आपको बताया कि डेथ रेट के बारे में, कि डेथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि देश में इतने सारे काम हुए हैं इसके ऊपर, वैक्सीनेशंस, अवेयरनेस, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे काम हुए हैं। लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज हुआ है, गवर्नमेंट के साइड से बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड की गई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, जिसके कारण जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और मोर्बिडिटी यानी कि जन्म दर पे मैंने आपको बताया कि इतने सारे स्कीम्स बच्चों के जन्म लेने के पहले से लेके बच्चों के जन्म लेने के बाद 6 वर्ष तक इतना विशेष ध्यान दिया जाता है बच्चों पे, जिसके कारण उनकी हेल्थ क्वालिटी अच्छी बढ़ गई है। उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी गांव गांव तक पहुंचाई गई है, ताकि ऐसा कोई भी कोना से कोना हमारे देश का छूट ना जाए। इससे हेल्थ अवेयरनेस से, हेल्थ फैसिलिटीज से, हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो किस टाइप से ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो छोटे लेवल से लेके हायर लेवल तक कैसे इस पे काम किया है वो मैं आपको बताती हूँ। लेवल ऑफ हेल्थ केयर, कुछ लेवल है लाइक प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पर जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो स्पेशली कहाँ होते हैं, गाँव में आपने देखा है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिनको हम आंगनवाड़ी वगैरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे
थोड़े थोड़े स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वुमेन्स होती हैं स्पेशली, जो थोड़ी बहुत हेल्थ की चीजों को जानती हैं, जो अलग अलग और लिंक से कनेक्टेड होती हैं, फैसिलिटीज को हायर लेवल तक पहुंचाने का काम करती है, गांव से लेके उनको जैसे कि सेकेंडरी लेवल तक पहुंचा, जैसे सेकेंडरी जो केयर लेवल होता है, केयर लेवल है, उसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ जाने से थोड़ा जो हेल्थ सेंटर है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। फिर टर्सरी जो केयर लेवल्स है उसमें क्या करते हैं कि सुपर स्पेशलाइज्ड बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हेल्थ टीम का कॉन्सेप्ट क्या है। हेल्थ टीम का कॉन्सेप्ट ये है कि छोटे स्तर से, गांव के स्तर से, जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, जहाँ छोटी छोटी आंगनबाड़ी है, वहां पे आशा कार्यकर्ताएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, महीने में पर वीक एक हेल्थ सर्वे होता है, या फिर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो एएनएम होती हैं, जो नर्सेस होती हैं, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए आती हैं महिलाओं का या बच्चों का, उनको टीकाकरण करती हैं, उनको हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ये हेल्थ टीम है, ऐसी हेल्थ टीम है। ये छोटे निम्न स्तर का मैंने बताया। ऐसे ही जो CHCs है ना, जिसको बोलते हैं हम कम्युनिटी, सॉरी, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, वहां पे थोड़े लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाने के कारण वहां पे जो हेल्थ वर्कर्स है उनकी जनसंख्या बढ़ा दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि एक दूसरे से सब कनेक्टेड रहते हैं। तो जो हायर, जो निम्न लोअर लेवल के आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो नर्सेस से कनेक्टेड है, नर्सेस डॉक्टर से, हॉस्पिटल से कनेक्टेड होती हैं, इनकी पूरी लिंक होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होके ये गांव गांव तक सारी इंफॉर्मेशन और हेल्थ की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराते हैं। और देखेंगे आप कि जो WHO है उसमें बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई है, और जब सबसे ज्यादा मेन काम किया गया है हेल्थ फॉर ऑल, क्योंकि हेल्थ एक सभी की आवश्यकता है और सभी को प्रोवाइड करने वाली एक मेन फैसिलिटीज है, जो हर कंट्री में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WHO ने इसमें भी काम किया है। अभी हम देखेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसीज। हर कंट्री में ना अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए चलाई जाती है। जैसे अगर मैं अपने कंट्री की बात करूं, देखिए पोलियो अभियान चलता है हमारे यहाँ, 2 बूंद जिंदगी की। टीवी के लिए अवेयर करने के लिए लोग, पहले हमारे टीवी की बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं टीवी से, मलेरिया से, HIV से। लेकिन आप देखेंगे अभी अगर हम इसके बारे में देखें तो धीरे धीरे, या हो सकता है जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तब तक हमारी कंट्री, या 2025 ऐसा कुछ प्लान है, मैं एग्जैक्ट, मुझे डेट याद नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ऐसा कुछ प्लान है कि 2025-26 तक हमारी कंट्री टीबी फ्री हो जाएगी। इतना काम किया गया है, यही पॉलिसीज है हमारे देश की। HIV के लिए लोगों को अवेयर किया गया है, मेडिसिन घर घर तक पहुंचाई गई, जो डॉट्स टीबी की जो मेडिसिन होती है, घर घर जाके जो हेल्थ सर्वेंट्स है वो घर घर जाके इसको मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं मरीजों को। मलेरिया के लिए इतना अवेयरनेस फैलाई गई, उसके लिए पॉलिसीज चली। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज कंट्री वाइज चलाई जाती हैं जिससे लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, हमारी मृत्यु दर को बचाया जा सके, लोगों को हेल्दी रखा जाए। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन आवर कंट्री। अब जो डिलीवरी सिस्टम वो हमारी कंट्री में कैसा है, तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेके हायर हॉस्पिटल्स तक के लेवल बनाए। जैसे आंगनवाड़ी में मैंने आपको बताया, वैसे सब सेंटर्स होते हैं। सब सेंटर्स कहाँ कहाँ होते हैं? सब सेंटर्स जो छोटे छोटे से, हॉस्पिटल नहीं कह सकती, छोटे छोटे से हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे एक तो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, या मेडिकल की जो डिप्लोमा या डिग्री करे हुए कुछ वर्कर्स होते हैं, जो बेसिक डिलीवरी के कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो डिलीवरी कराने में सक्षम होते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 5,000 से ज्यादा होती है, या 5,000 तक होती है, वहां पे एक सब सेंटर्स होता है, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ 3,000 जितनी पॉपुलेशन है, वहां पर भी एक सब सेंटर्स होता है। उसके बाद PHCs होते हैं, उसके बाद CHC। PHC वहां होते हैं जहाँ पे 20,000 तक की पॉपुलेशन होती है, वहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। और जहाँ पे 1,20,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। इससे ज्यादा जहाँ पॉपुलेशन होती है, वहां आपने देखा है बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस या बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बेड होते हैं, जहाँ पे सिजेरियन करने की फैसिलिटीज होती है, जहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं। तो ये निम्न स्तर से लेके हायर, यानी कि लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ताकि फैसिलिटीज को छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक पहुंचाया जा सके, और गांव गांव तक हम इस फैसिलिटी को पहुंचा के क्या करें, महिलाओं को, लोगों को अवेयर करें, ताकि वो हेल्दी रहे। तो ये हेल्थ सिचुएशंस हमारी इंडिया में, या ये
हेल्थ इंडिकेटर्स या ये हेल्थ से रिलेटेड काम हमारे इंडिया में किया गया है। अर्बन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम जो आप जानते ही होंगे कि शहरों में तो बहुत और अच्छी फैसिलिटीज होती है। 30-40 बेड के बड़े बड़े क्या कहते हैं ओपीडीज वगैरह होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं जहाँ पे सीजेरियन आसानी से हो जाता है। बेड्स होते हैं बच्चों के लिए अलग से, बच्चों के लिए अलग से हॉस्पिटल, अलग से चैम्बर्स बने होते हैं। जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से मशीनरीज वगैरह होती हैं। तो ये जो अर्बन लेवल लेवल के जो हॉस्पिटल्स या जो हेल्थ सर्विसेज है वहां पे ये सारी सुविधाएं होती है। मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे देश पे लगातार बढ़ती जा रही है और ये जरूरी है कि हमारी कंट्री, हर कंट्री में हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन को लेकर विशेष कार्य किया जाए ताकि लोग हेल्दी रहें। हेल्दी पर्सन, हेल्दी बच्चे, हेल्दी लोग ही एक हेल्दी समाज या हेल्दी कंट्री का ही निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे यूनिट नंबर 3 में दी हुई है। DC2 का जो हमारा ब्लॉक नंबर 1 था वो हमारा यहाँ पे आज खत्म होता है। पोषण एवं स्वास्थ्य, जो उसका परिचय या इंट्रोडक्शन टू द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये यहाँ पे इसके 3 ही यूनिट थे, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज डू मोर एंड मोर सब्सक्राइब और लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए जो इस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इतनी सारी बुक्स, इतने सारे ब्लॉक्स एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो मैं एक बहुत समराइज्ड फॉर्म में आपको सारे ही पॉइंट इस वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हैं। और सारा रिवीजन बुक का जो हम ब्लॉक वाइज पढ़ रहे हैं इसके बाद हम सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आप ये देख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस टाइप से तैयारी करके किस टाइप से आंसर लिखना है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि आगे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। फिर हम नेक्स्ट लेके आएंगे जो DC2 है उसका ब्लॉक नंबर 2। थैंक यू।